नमस्कार साथियों, मैं तुल भारत और आज हम कक्षा 6 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन जो हमारी एसएसटी की जो किताब है उसका पार्ट 2 विविधता एवं भेदभाव वो आज हम करने जा रहे हैं। और आज हम उसमें असमानता एवं भेदभाव को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने उसके अंदर पूर्वाग्रह और हमारे समाज के अंदर रूढ़िबद्ध धारणाएं जैसे हम बना लेते हैं कि भाई किसी व्यक्ति को देख के कि ये वहां रहता है तो वो वैसा होगा, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम असमानता एवं भेदभाव के बारे में पढ़ेंगे और ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिएगा, उसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। और इस 6 से जुड़ी हुई हमारी पृथ्वी हमारा आवाज, भूगोल, हमारे अतीत, ध्रुवा, वसंत के सारे चैप्टर हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन भी मिलती रहे और आप हमसे जुड़े भी रहे। आइए बिना समय व्यर्थ करें हम लोग शुरू करते हैं असमानता एवं भेदभाव। जितना हम सरल रूप में इसको समझेंगे उतना हमारे लिए बेहतर है। और अब हम शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड में आपके लिए बहुत बहुत अच्छी एक चीज होगी जिससे कि आपकी जो फोकस होगा और पढ़ाई करने का जो आपका तरीका है वह बहुत बेहतर हो जाएगा। तो असमानता एवं भेदभाव आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या ग्लास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। बहुत सरलतम स्थिति में बताया गया है कि जब हम इस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं जो उनको अलग बना देता है, वही भेदभाव होता है। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पार्ट में समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। यह विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। मतलब हम ये सोचे कि भैया जो हमारे रीति रिवाज है वो तो सबसे ऊंचे हैं और अन्य कोई भी जाति हो उनके जो रीति रिवाज है वह इतने ऊंचे या अच्छे नहीं है। तब क्या होता है, तब भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होने लग जाती है। कुछ मुसलमानों के बारे में आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते। जबकि अध्ययन ये दिखा रहे हैं कि मुसलमानों की गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। गरीबी की वजह से ही वे जल्द लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते या स्कूल से जल्दी निकाल लेते हैं। जहां पर भी गरीबों तक शिक्षा पहुंचाने के प्रयास किए गए, वहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई है। मतलब उनको इंटरेस्ट आया और उन्होंने जहां जहां भी प्रयास हुए हैं वहां पे अपने बच्चों को स्कूल में डाला, लड़कियों को विशेषकर। उदाहरण के तौर पर केरल में स्कूल प्राय घर के पास है। सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुंचने में मदद मिलती है। उनमें 60% से ज्यादा महिला शिक्षक हैं। इन सभी कारकों ने बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की है, जिनमें मुसलमान लड़कियां भी शामिल हैं। दूसरे राज्यों में जहां ऐसे प्रयास नहीं किए गए, वहां गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आती है, चाहे वह मुसलमान हो, जनजातीय हो या अनुसूचित जाति के हो। जाहिर है कि मुसलमान लड़कियों की स्कूल से गैर हाजिरी का कारण धर्म नहीं, गरीबी है। तो दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। समीर 2 गरीब विविधता का पहलू नहीं है, यह तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। अब आपको समझ में आ रहा है विविधता और असमानता या भेदभाव क्या है और उसके क्या क्या कारण हैं। ठीक है, आर्थिक कारण बहुत महत्वपूर्ण कारण है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण की
वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन नहीं है, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूह और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। अब आप यहाँ पे समझते हैं को एक तरह की सीढ़ी के रूप में भेदभाव का सामना करने पर। इससे पहले अब यहाँ देखिए दलित शब्द के बारे में भी हम करते हैं। अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी, खेती एवं बुनाई इत्यादि। लेकिन कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है और बड़ा ही शर्मनाक पहलू भी है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूह को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया है, जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी। जिन्होंने अपने आप को इस पीढ़ी में सबसे ऊपर रखा, उन्होंने अपने को ऊंची जाति का और उत्कृष्ट कहा। जिन समूहों को इस सीढ़ी के तले में रखा गया उनको अछूत और अयोग्य कहा गया। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाजत नहीं थी। ये पुराने दौर में हमारे भारत में, हमारी संस्कृति में ये था। उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाजत थी। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने, गांव के कुएं से पानी लेने और यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की भी इजाजत नहीं थी। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था उससे उन्होंने तथाकथित अछूतों को वंचित रखा। मतलब वह जाति को बना दी गई जो कि इस प्रकार के काम करती थी और उनके साथ इस प्रकार का भेदभाव होता था, और फिर उनको अछूत बोला गया कि इनको छूना गलत है या वह किसी चीज को नहीं छू सकते। तो इस प्रकार से पुराने जमाने में ये एक रूढ़िबद्ध धारणा थी और बहुत ही बुरी ये थी, जो कि गांधी जी ने और बाकी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर जब आजाद हुआ भारत, तो संविधान में मौलिक अधिकारों में भी दिया कि अस्पृश्यता का अंत, जो छुआछूत था वह उसका अंत किया गया। देखिए आगे हम एक बार देखते हैं कि दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वह इस शब्द को अछूत से ज्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। ठीक है, आपने बताया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST जो कास्ट के लिए रखते, तो गवर्नमेंट उनके लिए फिर स्कीम भी चलाती है ताकि उनको समानता मिल सके, उनके बच्चे भी पढ़ सके। इस प्रकार से सरकार ये कार्य करती है। जाति के आधार पर कक्षा में किसी बच्चे को दूसरे बच्चों से अलग बैठाना भेदभाव का ही एक रूप है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो बच्चे बिल्कुल अलग बैठे हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956, ये उनका जन्म वो था, को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था जो अछूत मानी जाति थी। माहर लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीनें नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाजत नहीं थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों के अलग अलग तरह के सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे, उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया। उन्होंने ऐसे धर्म की तलाश
थी जो सबको समान निगाह से देखे, जिन्हें में जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ ही लोगों की। अभी हम आगे चलते हैं। जी, रूढ़िबद्ध धारणाओं एवं भेदभाव में क्या अंतर है? आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है? अगले प्रश्न पर हम यह देखेंगे कि कैसे भारत की एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ा था। यह भाग हमें यह समझने में मदद करेगा कि कैसे जाति की तहत बहुत बड़ी संख्या में लोग भेदभाव के शिकार हुए। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था, जब वह केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र के कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहां क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वह हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बंबई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा, वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया। पिताजी आए नहीं थे, ना ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी उसकी जगह अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौटकर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज्यादा दूर नहीं हो तो हम फौरन निकलना चाहते थे। वहां किराए पर कई बैलगाड़ियां चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दोगुना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। स्रोत डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, राइटिंग एंड स्पीचेज, खंड 12, संपादन वसंत मून, बंबई शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार। ये खुद स्वयं भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के खुद के अनुभव है जो उनके साथ बचपन में घटना घटित हुई थी मात्र 9 साल की उम्र में, और उन्होंने अपनी किताब में लिखा भी है। अब हम आगे चलते हैं। बच्चा पैसा देने को तैयार थे। देखिए आगे हम थोड़ा चलते हैं। कल्पना करके देखिए कि कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए। ये कितना अपमानजनक और दुखदाई होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहे, आपको छूने से मना करें और आपको पानी ना पीने दें। यह छोटी सी घटना दिखाती है कि कैसे गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने के साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसे दे सकते थे। स्टेशन के सभी गाड़ी वालों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। इस कहानी से यह बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरों को मिलता है।
अब देखिए, बच्चा पैसा देने को तैयार थे, अब कुछ प्रश्न है, आप सोचिएगा, फिर भी गाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया। भाई क्यों? स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के साथ कैसे भेदभाव किया? महार होने का पता चलने पर स्टेशन मास्टर की जो प्रतिक्रिया हुई थी, उसे देखकर बचपन में अंबेडकर को कैसा लगा होगा, अपने शब्दों में वर्णन करें। जैसे अभी बताया गया कि अगर आपके साथ में ऐसा भेदभाव किया जाए, आपको बोला जाए कि भैया इस बेंच पे आप नहीं बैठ सकते, और आपके साथ के सभी बच्चे बैठे हुए, या भैया सब लोग वहां पे खाना खा रहे हैं कैंटीन में जाके, लेकिन बोला जा रहा है कि आप कैंटीन में नहीं खाना खाओगे, आप बाहर बैठ के खाना खाओगे, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको कभी अपने प्रति लोगों के पूर्वाग्रह का अनुभव हुआ है, या आपने दूसरों के प्रति भेदभाव भरे व्यवहार को देखा है? उससे आपको कैसा महसूस हुआ है? तो वैसा ही अगर ऐसा कभी आपके साथ हो, तभी आप समझ सकोगे कि कैसा अंबेडकर जी के साथ व्यवहार हुआ होगा। ये आपको अपने शब्दों में लिखना है। और ये बहुत ही रूढ़िबद्ध व्यवहार था। ये ऐसे पूर्वाग्रह जो थे और जो जाति व्यवस्था थी, ये एक बहुत बड़ा अभिशाप थी हमारे देश के लिए। अभी वर्तमान में गणतंत्र भारत है और स्वतंत्र भारत के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं अब नहीं है। समानता के लिए संघर्ष, ब्रिटिश शासन से आजादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसे ही उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1947 में भारत जब आजाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में लोगों जो हैं, हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया है, जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आजाद है। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्यधारा से अलग अलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाएं। अपने अधिकारों की मांग करती हुई यहाँ पे कुछ औरतें आप देख रहे हैं। और दलितों के अलावा कई अन्य समुदाय हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है। क्या आप भेदभाव के कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? इन तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनके द्वारा खास जरूरतों वाले लोगों के साथ भेदभाव किया जा सकता है। तो आप चर्चा करें इस पे, और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके उपाय भी ढूंढे कि हम किस प्रकार से भैया ये जो भेदभाव है इसको समाप्त कर सकते हैं। आगे हैं भारत संविधान के लिखने वाले समिति के कुछ सदस्य हैं, और इसमें आप देख सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी बैठे हुए हैं और बाकी लोग भी हैं, और अभी हम पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने ये महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आजादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। मतलब यहाँ पर हमारे भारत में किसी एक विशेष धर्म का प्रभुत्व नहीं है। यहाँ पे सभी धर्म बराबर है। ठीक है, कोई विशेष धर्म नहीं है हमारे संविधान का, भारत का। हमारे यहाँ पर सभी धर्म एक समान है, जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह
हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी हैं। देखिए, संविधान की उद्देशिका है भारत का संविधान। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, मतलब अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मर्पित करते हैं। भारत का संविधान का पहला पृष्ठ, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि सभी भारतीयों को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त हैं। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है ये समाप्त हो गया और अभ्यास प्रश्न आ गए। अभ्यास प्रश्न आपको पता है कि हम लिखित रूप में करते हैं और अभी आपको समझ में आ गया होगा कि समानता का क्या महत्व है और किस प्रकार से विविधता और भेदभाव में अंतर है। अब ये बहुत अच्छा चैप्टर है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। हम ऐसी वीडियोज और लेके आते रहेंगे। एक छोटा सा मैसेज है आपके लिए, मेडिटेशन के थ्रू है। आपने बीच में मैसेजेस भी देखे होंगे, छोटे छोटे मेडिटेशन मैसेज भी आए होंगे इस वीडियो में। अब ये दोबारा आ रहा है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इससे आपकी जो पढ़ाई है बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम, 10 मिनट सुबह या 10 मिनट शाम को आप अगर बैठते हैं और मेडिटेशन करते हैं, जो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे या जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, वह इतने आपके लिए फायदेमंद हो गए कि जी मैं बता नहीं सकता, और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। आप जो काम करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। तो ये लिंक्स आपके लिए हैं, ये जो स्क्रीन पे भी आएंगे, आप उसके थ्रू मेडिटेशन कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और भी कुछ वीडियोस के लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जिसके थ्रू आप मेडिटेशन कर पाएंगे और अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। आपके लिए ये लिंक है, आप देखिए और अगले वीडियो में मिलेंगे। ये लिंक्स आपके लिए।